हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज से हमारा एक सब्जेक्ट नया जुड़ेगा तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए। आज से जो हम लगातार चर्चा करेंगे दोस्तों आपके एग्जाम से पहले तक देखिएगा। अपन आज से चर्चा शुरू कर रहे हैं। आपका विषय जो रहेगा राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति, इन तीनों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ये आपको बता देता हूँ मैं, लेवल प्रथम के लिए आपके 50 क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित, मतलब टोटल 100 अंक आएंगे आपके। और लेवल सेकंड के लिए ना आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 80 अंक के आएंगे आपके। आपको एग्जाम से पहले आपके जो 150 क्वेश्चन आएंगे रीट मेंस एग्जाम के लिए, सारे कंप्लीट करवा दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा मित्रों। जैसे आपने सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर मेरे साथ दिया था, वैसे ही आप मेरे साथ यहां भी दीजिएगा दोस्तों। सभी मित्र वीडियो को लाइक कर दें। जो नया साथी हमारे साथ पहली बार चैनल में जुड़ा है वो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें मित्रों। देखते हैं, देखिएगा राजस्थान एक सामान्य परिचय पढ़ते हैं। देखिएगा राजस्थान का नामकरण है ना, वो कैसे नामकरण हुआ था राजस्थान का, अपन उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ से आपका कोई भी जो रीट मेन एग्जाम होगा ना, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। देख लीजिएगा दोस्तों आप भी। इस राजस्थान प्रदेश को विभिन्न कालों में अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है, जो निम्न प्रकार है दोस्तों। अलग अलग समय में ना राजस्थान जो था हमारा, उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। देखिएगा ऋग्वेद काल में ना इसे ब्रह्मवर्त के नाम से पुकारा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ब्रह्मवर्त है ना, किस काल में? ऋग्वेद काल में। और रामायण काल में वाल्मीकि ने इसे मरुकांतर कहा। दोस्तों रामायण काल में पूछा गया, वाल्मीकि ने इसे मरुकांतर कहा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है कि मरुकांतर किसने कहा था? वाल्मीकि ने कहा था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह प्रदेश मरुस्थलीय इलाका होने के कारण मरु या मरुदेश या मरु प्रदेश या मरुवार आदि नामों से भी पुकारा जाता। दोस्तों यहाँ पे आपको पता है मरुस्थलीय जो इलाका है वो अधिक है हमारे यहाँ राजस्थान में, इसकी वजह से इसको मरु या मरुदेश या मरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिएगा राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम लिखित उल्लेख है ना बसंतगढ़ शिलालेख मिलता है। यहाँ आपका क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, है ना, यहाँ क्वेश्चन आपका बनता है। अब बोलोगे सर यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? देखिएगा अपन बात करते हैं राजस्थान शब्द की। तो राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम जो लिखित उल्लेख है, लिखित उल्लेख है यहाँ पे। अब वो तो उन्होंने कहा था, अब यहाँ पे आपको लिखित उल्लेख मिल रहे हैं। लिखित उल्लेख आपको मिलेंगे बसंतगढ़ शिलालेख, जो दोस्तों सिरोही के अंदर है, सिरोही से संबंधित हो जाएगा ये हमारा। जिसमें क्या मिलता है? राजस्थान द्वितीय मिलता है दोस्तों। राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया था इसके अंदर। लेकिन इस शिलालेख में प्रयुक्त यह राजस्थान द्वितीय शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया या किसी क्षेत्र विशेष के लिए प्रयोग किया, इसका निश्चित पता नहीं चलता। कहने का मतलब यह है कि जो राजस्थान द्वितीय शब्द है ना, इसके अंदर लिखित उल्लेख तो मिल रहे हैं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं कर पाए कि ये जो शब्द है ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिए गए थे या किसी क्षेत्र विशेष के लिए लिए गए थे। यहाँ यह दोस्तों कन्फर्म नहीं कर पाए थे। अब देखिएगा बसंतगढ़ शिलालेख की बात कर लेते हैं। बसंतगढ़ शिलालेख दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। यह जो लेख है ना सिरोही के बसंतगढ़ में खिम्मल माता मंदिर में लगा है दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बसंतगढ़ में खिम्मल माता मंदिर में लगा हुआ यह शिलालेख है। यह शिलालेख 625 ईस्वी का है। कितना ईस्वी का है? 625 ईस्वी का है, जो चावंड वंश दोस्तों, जो चावंड वंश के शासक वर्मलात के समय का है। इसमें दास प्रथा का वर्णन है। यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इस पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मुणत नैणसीरी ख्यात में किया गया दोस्तों। मुणत नैणसीरी ख्यात में किया गया था, जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। यहां से देखिएगा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है ना, तो मुणत नैणसीरी ख्यात में किया गया था। अब मुणत नैणसीरी ख्यात की बात कर लेते हैं। ये क्या है चीज को राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना गया है। ये ग्रंथ है दोस्तों जिसे राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना गया है। यह सभी ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम एवं विश्वसनीय ग्रंथ है दोस्तों, है ना। तो विश्वसनीय ग्रंथ है ये। इसका रचना काल था 1665 ईस्वी में। मुणत नैणसी प्रारंभ में जोधपुर महाराजा गज सिंह की सेवा में रहे थे। अब देखिए मुणत नैणसी की ये ख्यात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? मुणत नैणसी। प्रारंभ में क्या थे? जोधपुर महाराजा थे गज सिंह, उनकी सेवा में रहे। और बाद में क्या चले गए? बाद में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि एवं दीवान भी रहे थे मित्रों, है ना। इस पुस्तक में राजस्थान के विभिन्न राज्यों में मध्य भारत का इतिहास वर्णित है। इसकी भाषा डिंगल है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो मुणत नैणसीरी ख्यात है ना, इसकी जो भाषा है ना, वो भाषा कौन सी है? वो भाषा आपकी डिंगल। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिएगा नैणसी की बात कर लेते हैं। मुणत नैणसी की है
जो इसके अलावा है ना, मूण नैणसी ख्यात के अलावा आपका एक अन्य रचना भी है, मारवाड़ रा परगना री विगत, ठीक है सब, जिसे जोधपुर का गजेटियर कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में पहले, जोधपुर राज्य का गजेटियर किसे कहा गया है, तो मारवाड़ रा परगना री विगत को जोधपुर का गजेटियर भी कहा गया है, ठीक है सब। आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखिएगा, बहुत अच्छी चीजें दोस्तों। लेखक वीर भान द्वारा रचना काल 1731 ईस्वी में अपनी पुस्तक राज रूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। हमने इससे जो पहले क्लास हुई थी, प्रश्नोत्तर वाली क्लास थी, उसके अंदर हमने बात भी करी थी कि राज रूपक नामक ये रचनाकार कौन है इसके, तो वीर भान है। देखिएगा यहाँ से, है ना, वीर भान की रचना कौन सी हो जाएगी, राज रूपक है। उसमें भी आपको राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलेगा। एक तो मोनोस नैणसी ख्यात में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिल रहा है, एक ये सेकंड ये हो जाएगा आपका, ठीक है, राजरूपक। उपयुक्त दोनों ही पुस्तकों में प्रयोग किया गया राजस्थान शब्द इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं किया गया। देखो यहाँ ये भी बात हो जाती है, जो राजस्थान शब्द दोनों पुस्तकों में उपयोग जरूर किया गया, लेकिन ये इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं किया गया। राजस्थान शब्द का प्रयोग राजा का स्थान अर्थात राजा की राजधानी या राजा का निवास स्थान के लिए भी होता रहा है दोस्तों, ठीक है साहब। अब ये कंफर्म नहीं हुआ, यहाँ भी कंफर्म नहीं हो पाया यह बात, ठीक है साहब। अब राजरूपक के बारे में थोड़ा सा, जो वीर भान की ये रचना है राजरूपक, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इस पुस्तक में ना जोधपुर महाराजा अभय सिंह एवं गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के जो मध्य युद्ध हुआ था ना, उसका वर्णन है राजरूपक के अंदर दोस्तों। किसका वर्णन हो जाएगा आपका, हाँ जी, अभय सिंह एवं गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के मध्य युद्ध का वर्णन है। अब देखिए 1791 ईस्वी में महाराजा भीम सिंह जोधपुर का शासक था और स्वाई प्रताप सिंह जयपुर का शासक था। इसमें लिखे पत्र भी राजस्थाना शब्द का प्रयोग किया दोस्तों। पत्र लिखे गए थे, उस पत्र में भी शब्द मिला है राजस्थाना, 1791 के अंदर जो पत्र लिखा गया था, ठीक है सब। बहुत अच्छा है दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिएगा। 15 मिनट में आपको ये पूरा करवा दूंगा, ठीक है। कितने मिनट में करा दूंगा, 15 मिनट। आप मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। अभी हमारा जो टारगेट होगा रीट जो मेंस एग्जाम वो होगा। इस भूभाग के लिए राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता जॉर्ज थॉमस था। यहां से हमारी कहानी शुरुआत हो जाती है, यहां से आप इंपॉर्टेंट लगाना शुरू कर दीजिएगा दोस्तों। इस भूभाग के लिए जो बोला था ना राजपूताना, वो नाम का जो सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता था जॉर्ज थॉमस। 1800 ईस्वी की बात है दोस्तों। कब बोला था, 1800 ईस्वी के अंदर। एक विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक 1805 में प्रकाशित हुई थी, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ द मिस्टर जॉर्ज थॉमस। दोस्तों इस पुस्तक को ध्यान दीजिए, इसके जो लेखक हैं विलियम फ्रैंकलिन है दोस्तों। कौन है, विलियम फ्रैंकलिन है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, आप कहीं जॉर्ज थॉमस मत कर देना, विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है ये, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया था, जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति था जिसने स्वतंत्र रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग इस भूभाग के लिए किया था। राजपूताना शब्द, यहां भी राजस्थान अभी तक नहीं आ पाया हमारा, ठीक है। जो इस भूभाग के लिए, ये जो क्षेत्र विशेष है उसके लिए जो अभी तक शब्द है ना राजस्थान, वो नहीं आया हमारा। राजपूताना शब्द आया पहला। देखिएगा जॉर्ज थॉमस की बात कर लेते हैं। ये आयरलैंड निवासी है जॉर्ज थॉमस। ग्वालियर के मराठा शासक दौलतराव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था, मतलब अंग्रेजी सेनापति था ये सेना का। जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सर्वप्रथम शेखावटी क्षेत्र में आया था। शेखावटी सिक्कर चूरू झुंझुनू वाला हमारे उस क्षेत्र में आता है। इसकी जो मृत्यु होती है 1802 ईस्वी में होती है, और वो भी होती है बहरामपुर बंगाल में हुई थी दोस्तों। मिलिट्री मेमोर्स ऑफ द मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक का प्रकाशन लॉर्ड वेल्जली ने करवाया था। किसने करवाया था, लॉर्ड वेल्जली ने करवाया था। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पुस्तक का जो प्रकाशन होता है लॉर्ड वेल्जली के समय होता है। आगे देखिएगा, एक मान्यता के अनुसार मुगल साहित्यकार राजपूत शब्द को बहुवचन में राजपूता लिखते थे। अब देखिएगा, मुगल जो साहित्यकार हुआ करते थे ना, जब हमारे समय मुगलों का जब शासन हुआ करता था, उस समय की बात चल रही है। जो मुगल साहित्यकार थे वो राजपूत शब्द को ना बहुवचन में राजपूता लिखते थे, ठीक है। संभवतः अभी बात हो रही है संभवतः दोस्तों, संभवतः अंग्रेजों ने इसलिए इसका नाम क्या बोला, राजपूताना, ठीक है, राजपूतों का देश रख दिया, ठीक है। इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का पहला प्रयोग करता कर्नल जेम्स टोड है। अब यहाँ पे टोड साहब आ गए हैं, ठीक है साहब। अब टोड साहब एंट्री हो चुकी है। राजस्थान शब्द का पहला प्रयोगकर्ता कौन है, कर्नल जेम्स टोड, इस भूभाग के लिए। इससे पहले राजपूताना शब्द की बात हुई है दोस्तों इस भूभाग के लिए, लेकिन अब इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का जो प्रयोगकर्ता पहला है वो कर्नल जेम्स टोड है साहब। अब बोलोगे सर वो कैसे, अब देखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक है द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, इसका प्रकाशन 1829 में होता है। इस भूभाग के लिए राजस्थान
राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है। अब लगाओ इसको, तो बात को बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं इस जो से ये हमारा 15-15 मिनट की 2 क्लासें होंगी, इसमें खत्म होते हैं आपको प्रश्न उत्तर भी लेकर आ जाऊंगा, जो पीछे एग्जाम में आए हुए वो भी प्रश्न लेकर आऊंगा। हाँ जी, कर्नल टोड ने पुरानी बहियों के आधार पर इसे रजवाड़ा रायथान नाम भी दिया दोस्तों। पुरानी बहियां है ना, जो खाते बहियां होती थी जिसमें हिसाब किताब रहता था। कर्नल टोड ने पुरानी बहियों के आधार पर इसे रजवाड़ा रायथान शब्द भी कहा था। ये भी ध्यान रखिएगा, ये 2 शब्द और जुड़ गए हमारे, रजवाड़ा रायथान। ठीक है, ये 2 शब्द भी इन्होंने कहे थे। किसने कहे थे? कर्नल टोड ने कहे थे। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो पुस्तक है द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, इसकी बात कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, इस पुस्तक का दूसरा नाम है ना, अब हो सकता है एग्जाम में ये पहला नाम ना आए, दूसरा नाम आ जाए। दूसरा नाम क्या है सर? अब बताइएगा आप। देखिएगा दूसरा नाम ये द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया है। इस पुस्तक को 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। 2 भागों में कब दोस्तों? एक तो 1829 में, 1832 में, 2 समय इसका प्रकाशन होता है। इस पुस्तक का जो संपादन था दोस्तों विलियम क्रुक था। कौन था? विलियम क्रुक था इस पुस्तक का संपादन। ठीक है साहब। कर्नल टोड ने इस पुस्तक को अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक को जो है ना, इस पुस्तक को समर्पित किसको करते हैं? ये यति ज्ञानचंद्र इनके गुरु थे, उनको समर्पित करते हैं। इस पुस्तक का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया, मतलब GH ओझा ने किया था हिंदी अनुवाद, है ना। हिंदी अनुवाद किसने किया था? GH ओझा ने करा। इस पुस्तक का अनुवाद बलदेव प्रसाद मिश्र व पंडित गिरधर शुक्ल ने भी करा। दोस्तों हीराचंद ओझा ने तो करा अनुवाद, इसके अलावा बलदेव प्रसाद मिश्र था और गिरधर शुक्ल ने भी इसका किया। इसके दूसरे भाग का अनुवाद ज्वाला प्रसाद व मुंशी देवी प्रसाद ने भी करा था। दोस्तों थोड़ा सा देखिएगा इसका अनुवाद वगैरह लेके, है ना, आगे देखिएगा बहुत सारे अच्छे दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक कौन सी है? द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। दूसरी पुस्तक है दोस्तों द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। 1839 ईस्वी में इनकी पत्नी जूलिया कल्टरबक ने प्रकाशित करवाई थी। यह पुस्तक विलियम हंटर को समर्पित है। किसको समर्पित है? विलियम हंटर को समर्पित है दोस्तों। ठीक है साहब। राजस्थान के एकीकरण के दौरान पहली बार 25 मार्च 1948 ईस्वी को राजस्थान शब्द जुड़ा, जो एकीकरण का दूसरा चरण था दोस्तों। पहला चरण 18 मार्च को था, दूसरा चरण 25 मार्च 7 दिन के बाद में। दूसरे चरण में क्या हुआ? राजस्थान शब्द जोड़ा गया था, जिसका नाम पूर्व राजस्थान संघ रखा गया था। यहां से बात आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है साहब। आगे देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आपके यहाँ से। अब बोलोगे सर पूरा करवा दूंगा आपको मैं, ठीक है, रीड का आपको पूरा करवा दूंगा। हाँ जी, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को इसको संवैधानिक मान्यता मिल चुकी थी दोस्तों। कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को क्या था? संविधान लागू हुआ था। ठीक है। राजस्थान का वर्तमान शब्दरूप कब आता है? 1 नवंबर 1956 को इसका वर्तमान शब्दरूप आ जाता है आपके सामने दोस्तों। अब देखिएगा राजस्थान की स्थिति की बात कर लेते हैं। विश्व में राजस्थान की स्थिति कैसी है वो देखिएगा। विश्व में जो अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा हमारा, और देशांतरी दृष्टि देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा दोस्तों। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा देशांतरी दृष्टि से, और अक्षांशीय दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब विश्व मानचित्र पर ग्लोब राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में या ईशान कोण में दोस्तों। अब ईशान कोण यहाँ नया नाम आ रहा है, तो ईशान कोण दोस्तों देखिएगा अपन, ये जो लिखा हुआ है ईशान कोण, ठीक है, यहाँ पे है हमारे भारत और राजस्थान की स्थिति। ठीक है साहब। यहाँ पे किसकी स्थिति है? यहाँ पे आपकी राजस्थान और भारत की स्थिति है। ये कहाँ पर है? ये उत्तर पूर्व के अंदर है। ये आपकी उत्तर दिशा हो जाएगी, ये हमारी पूर्व दिशा हो जाएगी। इसके बीच के अंदर उत्तर पूर्व में राजस्थान की स्थिति है ग्लोब के आधार पर। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, ठीक है ना। अब देखेगा उत्तर, ये पश्चिम जो बीच की जो दिशा होती है उसको बोलते हैं वायव्य कोण बोलते हैं। ठीक है साहब। अब यहाँ पे थोड़े से शब्द आप देखिएगा जो दोस्तों कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। अब देखिएगा नैतिक कोण, ये जो आपका पश्चिम और जो दक्षिण का जो बीच का पार्ट है ना, इसको बोलेंगे, और आग्नेय कोण बोलेंगे आपका पूर्व और दक्षिण के बीच का पार्ट को बोलेंगे। ठीक है साहब। हमारी राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है? ग्लोब के अनुसार उत्तर पूर्व के अंदर स्थित है। अब देखिएगा दोस्तों एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। अब बताने आपको एशिया महाद्वीप दोस्तों दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएगा या नैतिक कोण हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये पूरा है क्या आपका
पूरा है आपका एशिया पार्ट, ठीक है, एशिया पार्ट है दोस्तों। अब देखिएगा अपन इसको दो पार्टों में बांट लेते हैं, ठीक है। अब इसको अपन दो पार्टों में, चार पार्टों में बांट लिया। अब राजस्थान भारत की स्थिति कहाँ है, राजस्थान भारत की स्थिति यहाँ पर है। अब तो राजस्थान की भारत की स्थिति हो जाएगी एशिया के, देखें ना, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी आपका, ये दक्षिण है ये पश्चिम है, इसके बीच की हो जाएगा दोस्तों। ये एशिया के बता रहा है, यदि एग्जाम में एशिया पूछा जाए तो एशिया बताना आपका दक्षिण पश्चिमी या नैतिज्ञ आपका कौन हो जाएगा, ठीक है साहब। आगे देखिएगा, अब भारत में राजस्थान की स्थिति कैसी है, देखिएगा भारत में पूछा जाए आपसे तो भारत में ये स्थिति देख लो भाई साहब, आपके सामने भारत के मानचित्र में उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी या वायव्य कोण हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम, ठीक है साहब। ये आपका उत्तर दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है, इसके बीच में हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। ये कैसी है, भारत के हिसाब से स्थिति हो जाएगी हमारी, ठीक है साहब। अब आगे देखिएगा मित्रों, ठीक है। अब सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट शब्द हैं दोस्तों, थोड़ा सा आप लगाइएगा ध्यान मेरे साथ। आगे राजस्थान का विस्तार, हाँ यहां से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। राजस्थान का जो विस्तार है ना वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है हमारा। ये पूरे शब्द आपके एग्जाम में ऑप्शन में लिखे मिलते हैं आपको। थोड़ा सा गलती ये करते हो कि यहाँ पे उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ है, यहाँ पे उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पूर्वी देशांतर लिखा है, यहाँ पे पूर्वी देशांतर लिखा है। थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में ऑप्शनों में यहां गड़बड़ी करता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, संख्या के मामले में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। राजस्थान कुल 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांश है टोटल, यदि इसको 30 में 12 से इसको करेंगे ना माइनस है ना, तो 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांश आएंगे, और इसको 78 को इसको 69 से करेंगे ना तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य विस्तृत होगा हमारा। इतना डिग्री का विस्तार है देशांतरीय, और अक्षांशीय विस्तार कितना हमारा 60 डिग्री 9 मिनट हो जाएगा हमारा, ठीक है साहब। अब देखिए 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा प्रस्थित जिला कौन सा है, ठीक है। अब ये जो हमारा जो सबसे पहले बात कर लेते हैं, भारत का जो विस्तार होता है ना 68.17 है ना, तो वहां से होता है, लेकिन वहां पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वहां पे सबसे पहले गुजरात का हिस्सा आ जाता है। लेकिन राजस्थान का जो सबसे पहले जो जैसलमेर दिशा है, पश्चिम पूरा सुदूर पश्चिम बोलेंगे, तो वहां पे हमारी देशांतर कौन सी आ रही है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित जिला कौन सा हमारा, जी जैसलमेर है सब आपका। राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी है, मध्यवर्ती अक्षांश रेखा, तो मध्यवर्ती जो अक्षांश रेखा हो जाएगी वो हो जाएगी 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। जैसलमेर जयपुर दौसा से गुजरती है, मध्यवर्ती दोस्तों, मध्यवर्ती का मतलब यह हो जाएगा आपका कि साहब आपका 30 डिग्री और 23 डिग्री, इसमें से अपन दोनों को मध्य करेंगे ना, मध्य करेंगे तो हमारा आएगा 27 डिग्री, ठीक है। अब 27 डिग्री राजस्थान के कहां से गुजरती है, जैसलमेर जयपुर दौसा से गुजरती है, ठीक है साहब। आगे देखिएगा मित्रों, हाँ जी, ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्थान की जो राजधानी जयपुर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है भी राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है उसमें से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो आपका आंसर होगा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है साहब। राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब 74 डिग्री जो मध्यवर्ती जो देशांतर रेखा आ जाएगी हमारी, हमने बात करी थी देशांतर रेखाओं के बीच में, अब इसका जो मध्यवर्ती जो पार्ट है वो है 74 डिग्री, ठीक है, जो पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है। अब ये कहां से गुजरेगा, ये गुजरेगा गंगानगर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, ठीक है साहब। उत्तर से ये दक्षिण का पार्ट बन रहा है आपका, ठीक है। उत्तर से कैसे बन रहा है आपका, ये दक्षिण का पार्ट बन रहा है आपका। उत्तर से कैसे बन रहा है दोस्तों, उत्तर का है ना, गंगानगर उत्तर के अंदर सुदूर में, और डूंगरपुर लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ ये बोल रहा मानचित्र देखें तो मानचित्र हम देख ही लेंगे अंतिम में। हाँ जी, प्रधान मध्याह्न रेखा दोस्तों, जिसे ग्रीनविच रेखा बोलते हैं सब, कि पूर्व की ओर जाने पर प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर को पार करने पर 4 मिनट की तथा प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटे की वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये मान लो आपका क्या दोस्तों, मान लो ये है आपका ग्रीनविच रेखा, ठीक है। जैसे ही अपन पूर्व की तरफ बढ़ेंगे ना, पूर्व की तरफ बढ़ेंगे 1 डिग्री हमने बढ़ा तो हमारा 4 मिनट का अंतर आ जाएगा समय के अंदर, और हमने 15 डिग्री को जैसे ही क्रॉस करा तो हमारा 1 घंटे की वृद्धि हो जाएगी। मान लो ग्रीनविच पे 12 बजे हैं, और जैसे ही हम, ठीक है, जैसे ही हम आगे 15 डिग्री बढ़ जाएंगे तो 15 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 15 डिग्री पूरी देशांतर पे हमारा 1 बज जाएगा, 1 घंटा हमारा प्लस हो जाएगा वहां पे, ठीक है साहब, ठीक है। और जबकि क्या है, किसी भी देशांतर रेखा के पश्चिम की ओर जाने पर समय में कमी होगी, सेम यही है, काउंटिंग आपकी सेम यही होगी, ठीक है ना। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, काउंटिंग आपकी वहीं पे वो सेम होने वाली है। लेकिन अब क्या करना है, अब हमने 12 में से घटाना शुरू करना है, जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तब, ठीक है साहब। पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, जो देश है ग्रीनविच रेखा के जो पश्चिम में जो देश है ना, वो ग्रीनविच रेखा से माइनस में चलते हैं, ठीक है।
जो ग्रीनविच रेखा पे जो समय होता है ना, उस समय से कम चलते हैं वो आगे। अब देखिएगा, इस प्रकार 1 डिग्री देशांतर पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार सूर्य को संपूर्ण राजस्थान को पार करने में लगने वाला समय 35 मिनट 8 सेकंड। 35 मिनट 8 सेकंड पूरा राजस्थान क्रॉस करने में समय लग रहा है। किसको? सूर्य को। ठीक है। अब बोलोगे सर ये कैसे कर दिया? 35 मिनट 8 सेकंड ये कहां से है? अब देखो नीचे वाली एक लाइन भी लिखी हुई है, राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 47 को इंटू 4 से करेंगे ना अपन, तो 35 मिनट 8 सेकंड आएगा। लगभग 35 मिनट आ रही है आपकी, तो 35 मिनट है। यदि हमारा जो पूर्व के अंदर जो जिला है ना धौलपुर, उसके अंदर सूर्योदय हमारे जैसलमेर के मुकाबले 35 मिनट पहले हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। देखिएगा, राजस्थान के सबसे पूर्वी स्थान के सूर्योदय व राजस्थान के पश्चिमी भाग के सूर्योदय में लगभग 35 मिनट का अंतर है साहब। कितने मिनट का अंतर है? 35 मिनट का अंतर है। ठीक है। अब आगे देखिएगा, भारत की मानक समय रेखा, ठीक है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलेंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। दोस्तों ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की जो मानक समय है, किसको? भारत की मानक समय कितने रेखा को माना गया है? तो 82.5 डिग्री। ठीक है साहब, जो पूर्वी देशांतर रेखा उसको माना गया है। अब ये साहब ये कहाँ से गुजरेगी 82.5 डिग्री? ये राजस्थान के यूपी डिस्ट्रिक्ट, यूपी राज्य पड़ता है, उसमें इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, 82.5 डिग्री कहां से गुजर रही है? नैनी से। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। पूरे भारत में एक समय जोन रखा गया है। अब बोलोगे सर जो इंडियन जो भारतीय जो मानक समय है ना, जो मुख्य जो ग्रीनविच मीन टाइम है ना जीएमटी से जो हमारा समय है ना वो 5.5 घंटे आगे है। अब बोलोगे सर 5.5 घंटे ये कैसा हिसाब निकला? तो आप भाई साहब 82.5 को इंटू 4 से करेंगे ना, तो हमारे 5.5 घंटे ही आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे? 5.5 घंटे ही आएंगे। तो बस यहीं से ये 5.5 घंटे आए हुए हैं। और पूरे भारत में एक ही समय जोन है। ठीक है, बाकी कुछ देश हैं जिसमें अलग अलग, किसी में 11 हैं, किसी में 12 हैं साहब। ठीक है, लेकिन भारत में कितने हैं? भारत में सिर्फ एक जोन है। अब ये एक जोन क्यों हुआ था? ये साहब थोड़ा सा प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार, प्रशासनिक व्यवस्था दोस्तों इसमें ज़्यादा उलझे ना। ठीक है, एक ही समय में सारी जगह कार्रवाई हो। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त धौलपुर में सर्वाधिक, देखो सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ हो रहा है ना? धौलपुर में हो रहा है, जो पूर्व दिशा के अंदर है। और सूर्यास्त कहाँ हो रहा है? सूर्यास्त भी सबसे पहले वहीं होगा जहां सूर्योदय होगा। ठीक है, और ये सिलावन गांव है दोस्तों, वहाँ हो रहा है। तथा राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ हो रहा है? बाद में सूर्योदय हो रहा है 35 मिनट बाद के अंदर, और सूर्यास्त भी 35 मिनट के बाद में हो रहा है। ठीक है, और जैसलमेर के कटरा गांव में होता है, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व के स्थानों में पहले दिखाई देता है और पश्चिम के स्थानों में बाद में दिखाई देता है। दोस्तों ये तो आप जान गए होंगे। ठीक है, अक्षांश देखो दोस्तों, अब भी अक्षांश ये देशांतर ये चल रहा है शब्द आपके। अक्षांश क्या होती है? देशांतर क्या होती है दोस्तों? ये क्या है? लैटिट्यूड है ना, ये है क्या? अब बताते हैं। देखिएगा, पृथ्वी पर जो अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पर आड़े या पूर्व की पश्चिम से खींची की जाती है। दोस्तों कैसे खींची जाती है? अब देखिएगा, अपने यहां देखिएगा दोस्तों, हाँ जी, ये हमारा भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के समांतर जो 1-1 डिग्री के अंतराल में जो भी रेखा खींची जाती है ना, 1-1 डिग्री के अंतराल के अंदर, और भूमध्य रेखा के समांतर, वो होती है अक्षांश रेखाएं। ठीक है साहब, अक्षांश रेखा होती है। अब भूमध्य रेखा यहाँ पे देखिएगा, भूमध्य विषुवत रेखा ये एक ही नाम है इसके, भूमध्य रेखा के नाम है जो हमने पहले बात करी थी। भूमध्य विषुवत या वृत्त, कुल लंबाई कितनी है इसकी दोस्तों? कुल लंबाई इसकी 40,076 किलोमीटर है। यह पृथ्वी पर खींचा जा सकने वाला सबसे बड़ा वृत्त है दोस्तों, सबसे बड़ा वृत्त है। ये मध्य में खींचा जा रहा है, तो सबसे बड़ा वृत्त होना इसका स्वाभाविक बनता है। अब ये कि अगर आप पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, जो बाकी जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, उसको यदि वहां से अपन करेंगे ना तो बराबर 2 भागों में नहीं बन रहा है, लेकिन भूमध्य जो रेखा है ना उसको जब खींचेंगे और पूरे बराबर 2 भागों में ये बंट जाएगी पृथ्वी। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अक्षांश देखिएगा, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं की संख्या कितनी होती है? 179। अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 181। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब देखिएगा, आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का देखिएगा, बहुत ही शानदार क्लास चल रही है मित्रों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी यहां से भी 111.13 किलोमीटर है। 2 अक्षांश का मध्य की दूरी, 2 अक्षांश मतलब 1 डिग्री बोल सकते हैं। 1 डिग्री की जो बराबर होती है दूरी वो 111.13 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है साहब, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। अतः एक गोलार्ध की ध्रुवीय परिधि 20,004 किलोमीटर होती है, और इसकी आधी अर्थात 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव की दूरी
दूरी कितनी हो जाएगी, 10,002 किलोमीटर होती है। अतः एक अक्षांश की पृथ्वी पर दूरी कितनी होगी, इसको बराबर डिवाइड कर देंगे 90 से, तो 111 किलोमीटर हो जाएगी। अब सोच रहे होंगे सर ये क्या, इसने इतना क्या बोल के दिखाया, ये 111.13 किलोमीटर है ना, इसको कैसे इन्होंने लेकर आए हैं, 1 डिग्री के बराबर 111.13 किलोमीटर कैसे होता है, ये बताया जा रहा है आपको। आगे देखिएगा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है साहब, ये दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव ये तो आप जान गए होंगे। दो अक्षांशों के मध्य का भाग होता है कटिबंध। ठीक है साहब, जैसे मान लो आपके ये गोलार्ध है, ग्लोब है मान लो, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा के ऊपर एक डिग्री पे हमने अक्षांश रेखा खींची। अब ये अक्षांश रेखा और भूमध्य रेखा के जो बीच में है ना, जो ये स्थान है ना, इसको कटिबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको कटिबंध बोलेंगे। ठीक है, अक्षांश रेखाओं से किसी स्थान की स्थिति एवं जलवायु का निर्धारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब लॉन्गिट्यूड आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, लॉन्गिट्यूड देखिएगा दोस्तों, देशांतर रेखा। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं देशांतर रेखाएं। दो देशांतरों के बीच की दूरी अंशों में मापते हैं। प्रत्येक अंश को पुनः मिनट और सेकंड में विभाजित किया जाता है। ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 हो रही है। और वहाँ पे हम अक्षांश रेखाओं की संख्या बात कर रहे थे, वहाँ पे 179 181 हो रही थी। तो यहाँ पे एक ही में सल्टा दिया इसने, 360 डिग्री होता है दोस्तों, 360 देशांतर रेखाएं होती है पूरे ग्लोब के ऊपर। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग 40,000 क्षेत्र किलोमीटर है। ठीक है, 40,000 क्षेत्र किलोमीटर, इसको 360 से डिवाइड किया है, और ये अब हमारी आ गई एक अक्षांश रेखा के बीच की, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आ गई आपकी। ठीक है, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, 111.32 किलोमीटर। अब देखिएगा, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य लगभग 111.32 किलोमीटर की दूरी आ रही है। मतलब दो देशांतरों के मध्य का भाग गोर कहलाएगा। ठीक है, वहां पे दो देशांतर, दो अक्षांश थे, कटिबंध कहला रहा था, और यहाँ पे दो देशांतरों के मध्य क्या कहला रहा है, गोर कहला रहा है। ठीक है, देशांतर रेखाओं से किसी स्थान की स्थिति का समय का निर्धारण होता है। देशांतर रेखाएं दोस्तों जो होती है ना, ये समय निर्धारण करने के लिए होती है। क्या करने के लिए होती है, समय निर्धारण करने के लिए होती है, और दूरी मापने के लिए भी होती है दोस्तों। पूर्व से पश्चिम की दूरी नापते हैं, तो इससे भी नाप सकते हैं अपन। ठीक है, अब कर्क रेखा, यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 26 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिएगा, राजस्थान का जो अधिकांश भाग है ना, वो उत्तर में हो जाएगा, हमारा उत्तर के अंदर भाग है सारा। अब उत्तर, इसका कहने का मतलब है कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग के अंदर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है साहब, अब 26 किलोमीटर गुजर रही है राजस्थान में, और वो भी राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजर रही है, दो जिलों से। वो कौन कौन से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अब बांसवाड़ा देखिएगा कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है, और डूंगरपुर जिले के दक्षिणी सीमा चीखली गांव के पास से होकर गुजरती है। पूरा यहां पे बता दिया। अभी तक आपने जब भी पढ़ा होगा ये चीखली फाखली नहीं पढ़ा होगा, अब यहां पे आपको पूरा गांव तक बता दिया इसने, कहां से ये कर्क रेखा गुजर रही है। हाँ जी, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर, यहां से क्वेश्चन बनता है, जिला मुख्यालय बांसवाड़ा। ठीक है, कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर स्थित जिला गंगानगर। ये तो सिंपल सी बात है दोस्तों, सुदूर उत्तर के अंदर कौन सा जिला है, हाँ, सुदूर उत्तर में हमारा गंगानगर है, तो अब सर्वाधिक दूर कौन सा शहर हो जाएगा, हाँ, गंगानगर हो जाएगा। कर्क संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। सूर्य सीधा चमकता है 21 जून को दोस्तों। कब चमकता है, 21 जून को। हाँ जी, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन बांसवाड़ा में पड़ेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा यहाँ बिल्कुल ऊपर है ना, तो इसकी वजह से सीधापन जो पड़ रहा है बांसवाड़ा में, सर्वाधिक तिरछापन पड़ रहा है गंगानगर में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, है ना, सिंपल मतलब लेना इस चीज को, कहीं चैनल के वीडियो को स्किप करते जाओ। राजस्थान में सूर्य की किरणों के तिरछापन का आरोही क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर है। किससे हुआ है, दक्षिण से उत्तर की ओर है साहब आपका सूर्य की किरणों का तिरछापन। ठीक है, राजस्थान में सूर्य की किरणों में सीधापन आरोही क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है दोस्तों। ठीक है, ये घटता और बढ़ता क्रम है, आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब ये बात आ गई ना, कर्क रेखा की बात पूरी, यहाँ पे कर्क रेखा को सल्टावा कर दिया, पूरा कर्क रेखा का पोस्टमार्टम कर दिया। यहाँ पे कर्क रेखा को 2 बार नदी काटती है, ये पूरे विश्व का क्वेश्चन है। ये ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, माही नदी साहब आपकी, है ना। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है व तापमान कम होता जाएगा साहब। और जैसे ही भूमध्य से है ना, भूमध्य जैसे मान लो ये भूमध्य पे कोई देश है, और जैसे ही वो ध्रुवों की तरफ जाएगा ना, तो ध्रुवों पे जाने पे क्या होगा, तापमान कम होता जाएगा, और सूर्य की जो किरणें है ना, उनका तिरछापन बढ़ता जाएगा साहब आपका, है ना।
आगे देखिए कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं साहब। यह पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। यहाँ सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है। इसके बाद दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है साहब। 21 जून के बाद में क्या होता है, सूर्य कैसे होता है, दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है 21 जून के बाद में। 21 जून को राजस्थान में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। सबसे लंबा दिन पूछा जाए आपसे तो क्या 21 जून, सबसे छोटी रात पूछी जाए इसका अपोजिट है दोस्तों, है ना, इसका क्या है, अपोजिट है सबसे छोटी रात, ठीक है, ये 21 जून को हो रही है। अब कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्र में 21 जून को दोपहर में परछाई नहीं बनती है, ठीक है। अब कर्क रेखा ऊपर है, 21 जून को वहां पे आपकी परछाई नहीं बनेगी, ठीक है, इसलिए इसे नो शेडो जोन, नो शेडो मतलब नो परछाई जोन, ठीक है, कहते हैं। कर्क रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि जून क्रांति के समय सूर्य की स्थिति कर्क रेखा राशि में होती है। कर्क संक्रांति अर्थात 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ होता है। अब कर्क, किसी का क्वेश्चन हो सकता है सर कर्क रेखा क्यों कहेंगे, तो कर्क रेखा क्यों कहेंगे साहब, ये है इसका एक्सप्लेन, ठीक है। 21 जून देखिएगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी होता है, ठीक है। 2015 से इसका प्रारंभ हुआ था योग दिवस का। अब 2022 में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। देखो कितने अच्छी चीजें बताई गई है, ठीक है, यहाँ कर्क रेखा से सारी चीजें बता दी गई है। और कर्क रेखा से संबंधित आपका जवाब भी यहाँ हो जाता है 21 जून। 21 जून से भी आपको बता दिया, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं, 2015 से शुरू है और 2022 में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है साहब, पूरे विश्व बनाते हैं इसको योग दिवस के रूप में, ठीक है। अब देखेगा अपना रामदेव जी बाबा कहाँ पहुंच गए हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य हैं, कौन कौन सी रेखा है, हाँ ये भी देखो। अब ये बात आ जाती है, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों हर एक एग्जाम में। 8 राज्यों से गुजरती है गुजरात, ये पश्चिम में, पश्चिम से अपने पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। गुजरात आ जाएगा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम। ये दो त्रिपुरा और जो मिजोरम है ना, ये नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है दोस्तों, पता होना चाहिए आपको। ये भी यहाँ से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा लंबाई 2934 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 2934 किलोमीटर आपकी क्या हो जाएगी, कर्क रेखा की लंबाई हो जाएगी। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई एमपी के अंदर है और सबसे कम लंबाई त्रिपुरा में सबसे, ठीक है। सर्वाधिक लंबाई कहाँ हो रही है, एमपी से हो रही है, ठीक है, और कम त्रिपुरा में हो रही है। आगे देखेगा राजस्थान की सीमा एवं विस्तार की बात कर लेते हैं। कितनी सीमा राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने सिंपल क्वेश्चन होंगे उतने ज्यादा बंदा क्या करता है ना, बात करता है, वही क्वेश्चन गलत करता है। अब उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। कोणा गांव आपका है सबसे उत्तरतम में, गंगानगर तहसील पड़ती है, गंगानगर जिला पड़ता है। बोरकुंड आपका हो जाएगा कुशलगढ़, सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा राजस्थान का जो कि बांसवाड़ा में है। दोस्तों एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे दक्षिणतम तहसील कौन सी है, ठीक है, तो बोरकुंड हो जाएगी आपकी। कौन सी तहसील हो जाएगी, कुशलगढ़ तहसील हो जाएगी, बोरकुंड गांव है, ठीक है, कुशलगढ़ तहसील हो जाएगी आपकी। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 है। ये पूर्व से पश्चिम की है, ये ऐसे है और ये ऐसे, ठीक है। अब ये देखिएगा पश्चिम की जो लंबाई चौड़ाई है आपकी 869 किलोमीटर है। सिलावट गांव, दोस्तों सिलावट गांव है, ये पूरा प्रॉपर तरीका सिलावट गांव ही है। राजाखेड़ा तहसील पड़ती है और धौलपुर के अंदर ये दोस्तों स्थित है। कटरा गांव आपका जैसलमेर में है। तहसील कौन सी है, सम तहसील है। और जैसलमेर कौन सा है, जैसलमेर जिला कौन सा है, जैसलमेर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों राजस्थान का सबसे पूर्वी गाँव सिलान नहीं सिलावट है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कटरा सम तहसील में है, ठीक है। राजस्थान की उत्तर दक्षिण की लंबाई और पूर्व पश्चिम लंबाई में अंतर 43 किलोमीटर है। जब आप 869 में से 826 माइनस करेंगे ना तो 43 किलोमीटर आ जाएगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान की विकीर्ण लंबाई देखिएगा, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व 850 किलोमीटर है विकीर्ण लंबाई, ठीक है सब आपकी। अब आगे, हाँ जी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की लंबाई 784 किलोमीटर है। विकिरणों की लंबाई व चौड़ाई में अंतर कितना हो रहा है, 66 किलोमीटर का अंतर हो रहा है। बहुत ही विस्तार से बताया गया आपको यहाँ से। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा, सब मध्यवर्ती जिला आपका नागौर। कौन सा जिला है, नागौर, हाँ जी। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, तो लांपोलाई है। ये भी आपका कहाँ होगा, फिर मध्यवर्ती जिला के अंदर ही होगा, नागौर के अंदर। सिंपल सी बात है दोस्तों। यहाँ पे तो मेड़ता तहसील पड़ती है जी, नागौर जिला पड़ता है, लांपोलाई गांव पड़ता है आपका, मध्यवर्ती गांव है दोस्तों, है ना। ये मानचित्र आपका तो देख लीजिएगा। यहाँ से आपका पंजाब लग रहा है, यहाँ हरियाणा लग रहा है, उत्तर प्रदेश लग रहा है, मध्य प्रदेश लग रहा है, ठीक है, गुजरात लग रहा है, ठीक है। तो 5 राज्य की सीमा लग रही है हमारे साथ में, एक देश की सीमा लग रही है पाकिस्तान। तो ये थोड़ा सा बताया था, आगे बढ़ रहे हैं।
आगे देखिएगा मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी, अब यहाँ देखो, राजस्थान की आकृति बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। राजस्थान की आकृति पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार और विषम कोणीय चतुर्भुज राजस्थान की आकृति है। राजस्थान की स्थलाकृति वेगनर सिद्धांत पर आधारित है। कैसे है? वेगनर सिद्धांत पे आधारित है। वेगनर सिद्धांत भी आपको मैं इस पे भी करवा दूंगा, वेगनर सिद्धांत क्या है। राजस्थान की जो स्थलाकृति है पहली बार बताने वाला विद्वान था टी.एच. हेडले। कौन था? टी.एच. हेडले। टी.एच. हेडले ने ये बताया कि राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुज है, ये बताने वाले थे टी.एच. हेडले। टी.एच. हेडले देखिए, अब ये कौन है? जयपुर रियासत में ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर था, हेल्थ स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य ऑफिसर था ये। इन्हीं की सलाह पर जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड ने जयपुर शहर को गेरुआ रंग से रंगवाया था। हेडले ने जयपुर के इतिहास व कला पर कई पुस्तकें में लिखी। राम सिंह सेकंड से इसका दोस्ताना संबंध था। राम सिंह सेकंड ने इनकी अपनी मृत्यु से पहले लिखी अपनी वसीयत पर हेडले के हस्ताक्षर करवाए थे। मतलब विश्वास पत्र इंसान था। हम तो अभी तक ये पढ़ते आ रहे थे जो इस्तला करती है टी.एच. हेडले ने दी थी, हम हेडले के बारे में अभी तक जान ही नहीं पाए थे। भाई साहब आपने सर पूरा करवा दिया है। हेडले कौन था? तो राम सिंह सेकंड जब मरा था ना, उसने जो अपनी वसीयत थी ना उस पर भी अपने हेडले के साइन करवाए थे। इतना विश्वास पत्र इंसान था ये, है ना। और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर। सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान देगा दोस्तों। राजस्थान के स्थल जलीय सीमा नहीं है, हाँ सिंपल सीमा, सारी स्थल की सीमा लग रही है, ठीक है, बीच के अंदर है तो समुद्र वगैरह लग नहीं रहा हमारा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? अंतर्राज्यीय सॉरी है ना, 4850 है। और दोस्तों इसमें से घटा देंगे अपन, है ना, क्या करेंगे, 4850 घटाएंगे तो जो पीछे बचेगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी, तो 1070 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है सब। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत कितना है? ये देखो 18.07% ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत है। यदि कुल 5920 है, उसमें 18.7% क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी, मतलब 1070 किलोमीटर है। अब देखेगा रेड क्लिफ रेखा। अब रेड क्लिफ रेखा सर ये क्या है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान सीमा का, देखो दोस्तों ये नाम है, ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान सीमा है वो है, उसका नाम है रेड क्लिफ, ठीक है। का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? रेड क्लिफ टोटल जो दोस्तों है ना, जो हमारे साथ पाकिस्तानी जो सीमा लगती है उसको पूरी रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ, ठीक है। अब भारत के अंदर तो पूरी रेड क्लिफ रेखा होगी। भारत के यदि 100% माने रेड क्लिफ को, तो राजस्थान में कितना प्रतिशत हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा 32.19% राजस्थान के अंदर है रेड क्लिफ आपकी, ठीक है। आगे बात करेंगे इसकी। अब रेड क्लिफ रेखा क्या है साहब आपका? तो रेड क्लिफ जो रेखा है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अगस्त 1947 में, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, अगस्त 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय सीमा का निर्धारण करने के लिए सीमा आयोग बनाया गया था, जिससे अध्यक्ष कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ थे। अब यहाँ से भी पूछा जाता है, सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर ये जो रेड क्लिफ रेखा का नाम है पड़ा हुआ है। आयोग में कांग्रेस द्वारा मनोनीत सदस्य कौन है? जस्टिस मेहरचंद महाजन और तेज सिंह थे दोस्तों। मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत सदस्य दीन मोहम्मद व मोहम्मद मुनीर थे। जब देश का बंटवारा हुआ था ना, तब इन्होंने आपस में बांट के एक सीमा रेखा निर्धारित करी थी दोस्तों, ठीक है। अब ये जो सीमा रेखा है देखिएगा, हाँ जी, रेड क्लिफ विश्व रेखा जो विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण मानचित्र पर कलम से किया गया था। अब ये कोई वहां पे मतलब फिजिकली चेक करने के लिए नहीं गए थे, ठीक है, फिजिकली ये लाइन खींचने के लिए नहीं गए थे, मानचित्र उठाया, मानचित्र पे कलम से क्या किया, आपकी सीमा रेखा बना दी गई थी, ठीक है। हाँ जी, रेड क्लिफ रेखा NH 15 के समांतर व पाकिस्तान की सिंधु नदी के बहाव के समांतर है। जो रेड क्लिफ रेखा ऐसी है ना, ये जो NH हमारा 15 है उसके समांतर हो जाएगी और सिंधु नदी के बहाव की हो जाएगी, जैसे सिंधु नदी ऊपर से आती है ऐसे बहाव की तरफ, ठीक है। आगे देखिएगा, रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर है, जो भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। पूरे भारत की चल रही है, भारत के 3 राज्य हैं इसके अंदर, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है J&K और लद्दाख स्पर्श करती है। जम्मू और कश्मीर व लद्दाख आ गया ना, जम्मू और कश्मीर व लद्दाख 1216 किलोमीटर यहाँ पे, राजस्थान 1070 और पंजाब 514 और गुजरात 510। ये पूरा 3310 का हिसाब हो चुका है हमारा, ठीक है। आगे देखिएगा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, पाकिस्तान से लग रही है, हिंदूमल कोट से लगाकर बाखासर बाड़मेर तक है। कहाँ तक है? बाखासर बाड़मेर तक इसकी सीमा बनी हुई है। आगे देखिएगा, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 2 हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी बना रहे हैं? 2 जिले हैं केवल अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ पे आप सोच रहे हो सर ये तो 4 है, आप गलत बता रहे हो। गलत नहीं बता रहा हूँ भाई साहब, आप ध्यान दीजिएगा, केवल
है ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? 2, बीकानेर और जैसलमेर हो जाएंगे। बाकी 2 जिले जो बच गए वो देखो, अंतर्राज्यीय सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय तो बना ही रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाएंगे आपके साथ, ठीक है। तो 2 जिले कौन से हो जाएंगे? गंगानगर और बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय है, ठीक है सर। जो पाकिस्तान जो सीमा लग रही है हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसके सर्वाधिक जो जिला मुख्यालय हो जाएगा गंगानगर। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था एक बार, है ना, तो देख लीजिएगा। सीमावर्ती जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला वाला मुख्यालय कौन सा है? तो बीकानेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर हो रहा है दोस्तों। बस 1-2 मिनट और लगेगी दोस्तों, थोड़ा सा बने रहिएगा मेरे साथ। हाँ जी, आगे देखो, पाकिस्तान सीमा को स्पर्श नहीं करने वाले जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। पाकिस्तान सीमा को स्पर्श नहीं करने वाले जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला कौन सा हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। पूरा राजस्थान के पश्चिम पूर्व के अंदर है ये पूरा जिला, ठीक है, इसलिए इसको धौलपुर यहाँ पे ऐड किया गया। पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है? गंगानगर हो जाएगा, है ना। पाकिस्तान से लगने वाली सीमावर्ती जिले कितने हैं? 4 है। 12 तहसीलें लग रही हैं। अब बोलोगे सर वो 12 तहसीलों के नाम भी बताओ, तो अपन देखो, ये गंगानगर जिला हो जाएगा। 210 किलोमीटर की सीमा लग रही है साहब। कितनी लग रही है? 210 किलोमीटर की। गंगानगर, करणपुर, रायसनगर, अनूपगढ़, गड़साना, ठीक है, ये है आपकी तहसीलें। 1, 2, 3, 4, 5 तहसीलें तो यहाँ हो गई आपके। बीकानेर 168 किलोमीटर लग रही है, सबसे कम सीमा लग रही है। न्यूनतम सीमा लिख दिया यहाँ पे, न्यूनतम सीमा लग रही है पाकिस्तान के साथ में। किसकी? बीकानेर की। खाजूवाड़ा और बज्जू, है ना, 2 ये होगी, है ना। जैसलमेर देखेगा 464 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा लग रही है यहाँ पे पाकिस्तान के साथ में, तो पोखरण हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। बाड़मेर देखो 238 किलोमीटर लग रही है, ठीक है, 210, 238, 464, 168 ये सारी सीमा है। 1070 इसका क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 1070 कितना हो जाएगा? 1070 किलोमीटर हो जाएगा इसका टोटल। और इसकी कौन सी तहसीलें हैं? शिव, रामसर, चोटन, 3 ये होगी, 3, 2, 5, 2, 7 और 5 है 12 तहसीलें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 12 तहसीलें हैं, 4 जिले हो जाएंगे पाकिस्तान के साथ में। अब देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का सीमा की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम क्या है? सीमा की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम ये है साहब, जैसलमेर की सीमा, है ना। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है कि मतलब बड़े से छोटे तक चलना है, ठीक है। जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर गंगानगर, फिर बीकानेर, जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी था यहाँ पे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग कौन से हैं? संभाग 2 हैं। अब संभाग वो 2 कौन से हैं? जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्थित। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो जोधपुर हो जाएगा, ठीक है, जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर के अंदर ये जैसलमेर वगैरह ये सारे ऐड हो जाते हैं, इस वजह से जोधपुर को किया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में न्यूनतम सीमा बनाने वाले संभाग कौन सा है? बीकानेर है। बिल्कुल ये सिंपल सी बात है, जोधपुर सर्वाधिक है, बीकानेर 2 ही तो हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में सर्वाधिक निकट संभागीय मुख्यालय बीकानेर हो जाएगा। सर्वाधिक निकट पूछा जाए तो बीकानेर ही है आपका, ठीक है। अब सर्वाधिक दूर हो जाएगा, और क्षेत्र दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग भी आपको ये भी पता होना चाहिए, जोधपुर संभाग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में क्षेत्रफल दृष्टि से छोटा संभाग कौन सा है? बीकानेर हो जाएगा। ये सीमा पर स्थित है संभाग है दोस्तों, और क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है बीकानेर। राजस्थान को स्पर्श करने वाले पाकिस्तान के 9 जिले हैं। कितने जिले हैं? 9 जिले हैं, ठीक है साहब। अब 9 जिले साहब वो भी सर करके बता दो, 9 कौन से हैं? और 2 प्रांत है। 2 प्रांत तो कौन से हो गए आपके? पंजाब और सिंध प्रांत हैं। सिंध प्रांत के लग रहे हैं 6 और पंजाब प्रांत के लग रहे हैं 2-3, तो 9 जिले हुए कि नहीं हुए? अब बोलो सर कौन से हैं? गंगानगर और बीकानेर के साथ में एक बावलनगर है, एक बावलपुर है। ये 2 अलग अलग है, बावलनगर और बावलपुर। बीकानेर जैसलमेर के साथ टच कर रहा है, और रहमियार खान ये आपका जैसलमेर को टच करता है अपने राजस्थान के, ठीक है। अब देखो सिंध प्रांत का आ जाए, सिंध प्रांत का आपका घोटकी जैसलमेर हो जाएगा, सुकुर जैसलमेर हो जाएगा, खेरपुर जैसलमेर हो जाएगा, संगर जैसलमेर बाड़मेर हो जाएगा, उमरकोट न्यूनतम सीमा लगती है, ठीक है, बाड़मेर के साथ में, और थार पारकर बाड़मेर। हुआ कि नहीं हुआ? पूरे हो गए ना। राजस्थान में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा है? हाँ जी, ये देखो, ये अच्छी बात है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा? भावलपुर, ठीक है। और राजस्थान में न्यूनतम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला उमरकोट, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास समाप्त होती है दोस्तों, आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा। अपन अभी बात करेंगे रीट के मेंस जो एग्जाम है उसी पर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।